हेलो स्टूडेंट्स, मैथ लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के द्विघात समीकरण चैप्टर को स्टडी करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश को बोलते हैं। इसकी एक्सरसाइज 4.1 को हम पढ़ेंगे और सारे इसके बेसिक्स जितने भी हैं सबसे पहले स्टडी करेंगे। ध्यान से इसको पढ़ते जाइए। क्या होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है इसके शून्य, क्या होती है समीकरण और क्या होते हैं समीकरण के मूल। इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, द्विघात मतलब होता है द्वि से ही समझ जाइए बस। द्वि का मतलब होता है दो, और घात तो घात होती है तो जिस बहुपद की दो घात होती हैं। देखो क्या लिखा कि जिस बहुपद में चर कोई भी हो का उच्चतम घातांक 2 हो तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसको px से डिनोट कर देते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एक समीकरण मैंने ली है 2x² + 6x + 5। तो इसमें क्या है, x की घात अधिकतम कितनी है 2, यहाँ एक घात है और ये अचर पद है। तो अधिकतम घात को चेक करेंगे कि कितनी है। यहाँ देखा हमने 2 है, इसलिए इस पूरे को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब ये भी एक चीज़ लिखी है मैंने, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये किसकी, द्विघात बहुपद की। ax² + bx + c। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और एक अचर पद c होता है। अब फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, द्विघात बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोज क्या होता है इस बात को समझिए। देखो इस शब्द से ही परिचित हो जाएंगे। शून्यक ऐसा समझिए कि शून्य करने वाला, या इस बहुपद की फॉर्म में कोई भी बहुपद हो उसमें इस x की जगह या y हो, कुछ भी कोई भी चर होगा, उसकी जगह पर एक ऐसा मान रख दिया जाए जिससे कि इस पूरे का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो उसी को उसका शून्यक बोलेंगे, उसी मान को। जैसे मान लीजिए x की जगह हमने अल्फ़ा रख दिया, तो यहाँ अल्फ़ा रखने से अगर पूरे का मान 0 हो जाता है तब जाकर हम उस अल्फ़ा को ही उसका शून्यक बोल देंगे। यदि कोई बीटा भी आ जाए तो बीटा भी उसका शून्यक हो जाएगा। अगर मान लीजिए बीटा ऐसा आ जाए कोई, या कोई अनदर वैल्यू आ जाए, तो वो वैल्यू भी उसका शून्यक कहलाएगी। बस ये समझ लेना है कि वो मान, जिस मान को रखने पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसे उसका शून्यक कहते हैं। ठीक है। और द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं, और इसको हम स्टैंडर्ड अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा। चलिए, अब पहले मैंने बताया है द्विघात बहुपद क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि द्विघात समीकरण क्या है। दोनों में अंतर होता है, इस बात को समझिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में कितना अंतर है आप समझिए। कि किसी बहुपद की वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर, 0 के, किसकी, किसी द्विघात बहुपद की, तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि बहुपद और समीकरण एक होते हैं, नहीं। बहुपद अलग होता है, समीकरण अलग होती है। समीकरण तब बन जाती है जब बहुपद के इक्वल में 0 आ जाए। अब एक और शब्द आया है मूल। तो हमने बहुपद के साथ तो लिया था शून्यक, और समीकरण के साथ में लिया है मूल। देखो लगभग समानता है, लेकिन एक ये चीज़ समझिएगा कि किसी द्विघात समीकरण में कोई मान ऐसे रख दें हम जिससे कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, कोई भी मान, किसकी जगह, चर पद की, x की जगह, तो उन्हीं को उसके मूल कहेंगे। और यही बात हमने बहुपद में कही थी। तो जब बहुपद में कोई ऐसी वैल्यू रखें तो वहाँ हम उसे शून्यक कहते हैं, जीरोज। और जब हम किसी समीकरण में कोई ऐसे 2 मान रख दें जिससे कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, मूल कहेंगे। ये चीज़ क्लियर करनी है। और वही अल्फ़ा बीटा,
ये इसके मूल स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। उनकी वैल्यू क्या होगी वो उस समीकरण पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी ये बातें। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसकी। एक्सरसाइज में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो कुछ इक्वेशन दी है, कुछ मैं करूँगा कुछ आप करेंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए पहली दी है इसने, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। क्या किया, इसमें हमने इसका होल स्क्वायर कर लिया, इसके अंदर मल्टीपल कर दी। अब इधर जीरो छोड़ना है। क्या करना है, जीरो छोड़ना है। छोड़िए जीरो, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था ये सेम रहेगा और ये इधर जाकर अपने चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे। ये देखो, अब क्या करें, अब इसे संतुलित थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे कि 2x में से 2x कट गया। ये समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर 1 और 6, ये 7 बचा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बचा, लेकिन 6 और 1 7 बचे और बराबर में 0। बताइए अब चेक कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। तो हम कहेंगे कि हाँ है, हाँ है द्विघात समीकरण, क्योंकि x की पावर में 2 आया है तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में माइनस के अंदर मल्टीपल कर दो, 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। फिर इस पूरे को उठाओ इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x भी इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगी। अब कुछ सरल होता है तो और सरल कर सकते हैं, मतलब सरलतम अवस्था में इसको लाकर ही चेक किया जा सकता है। ऊपर से देख के नहीं बता सकते हैं कि भाई देखा और बता दिया कि ये है या नहीं है। चेक करने के लिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2x माइनस के, 2x माइनस के तो माइनस के बन गए 4x, प्लस की हो गए 6 और बराबर में रह गया 0। तो बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बोलो हाँ है, क्योंकि x की पावर है 2। और देखो इन दोनों की मल्टीपल एक साइड और इन दोनों की एक साइड कर लेंगे। x की x में मल्टीपल की तो एक्स स्क्वायर, x की 1 में की तो x, माइनस 2 की तो माइनस 2x, माइनस 2 की 1 में की, फिर x की x में, फिर x की 3 में, फिर माइनस की, फिर माइनस 1 की 3 में। इस प्रकार करते रहेंगे। अब इस पूरे को उठाओ इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। इस पूरे को लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस का भी प्लस, बराबर में क्या बचा 0। जब सब इधर भागे तो क्या बचा 0। अब देखो इससे ये कटा, x और x 2x प्लस के और माइनस का ख़त्म, बचा माइनस के 3x, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बचा, बराबर में 0। तो बताइए ये क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें तो x की घात हमें 1 ही दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। उच्चतम घातांक है x की 1, तो इसलिए ये नहीं है, क्योंकि उच्चतम घातांक 1 है। ये कारण आगे दे भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो, लिखा रहेगा और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और मार्किंग की संभावना ज़्यादा रहती है। इसे चेक करेंगे। ये है छठा, चौथा पांचों मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसको ट्राई करेंगे। इसी के जैसे हैं दोनों लगभग। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक, ये होल स्क्वायर खोलना जानते ही होंगे,
सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये सूत्र भी आपको पता होने चाहिए, 9th में आप इनको पढ़कर आए हैं। अब इस पूरे को उठाएंगे और इधर लेके आ जाएंगे। काम यही करना है कि पूरा एक साइड में लाना है और फिर चेक करना है सॉल्यूशन करके कि क्या x की घात 2 है। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कटा। आप निशान लगा भी सकते हैं या सीधा भी हटा सकते हैं। 3x 4x 7x, 1 में से 4 गए 3, बराबर में बचे 0। अब चेक कर सकते हैं कि क्या है, तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर तो यहाँ एक ही है। जहाँ x की कोई पावर नहीं होती या किसी चर पद की कोई पावर नहीं दिखाई दे रही होती, वहाँ एक होती है, और बाकी जितनी भी पावर्स होती हैं वो तो दिखेंगी। तो यहाँ तो 2 नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 7वें पे। पावर 3 है यहाँ, तो एक सूत्र हमें पता होना चाहिए पावर 3 का। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है। इस फॉर्म में हम इसको खोल देंगे। चलिए खोल देते हैं। x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम हमने सूत्र में इसको स्थापित कर दिया है। इक्वल टू क्या है, मल्टीपल कर देंगे। 2x की x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, 2x की घात 3। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ घात है 1, अंदर घात है 2, x की 1 घात की x की 2 घात में करेंगे तो 3 घात, क्योंकि घात की घात से जुड़ जाती है। जब घात मल्टीपल में इस प्रकार होता है, सेम नंबर की पावर्स जुड़ जाती हैं। माइनस 2x की 1 में करेंगे तो 2x। अब इस पूरे को उठाओ, इधर लेके आ जाओ, इसको जो भी है सरल कर देंगे। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 4 3 12x। इसको भी इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ और बराबर में 0 रख दो। अब एक लाइन का काम और रह गया, क्या कि इनको सरल करके देखो। देखो पावर 3 यहाँ भी है, पावर 3 यहाँ भी है। इन्हें पहले सरल करेंगे, फिर 2 घात को करेंगे, फिर 1 घात को करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। यह 1, ये माइनस के 2, तो कितना बचा माइनस का 1 पावर बची x की पावर 3। अब इसे देखो, ये तो अकेला है पावर 2, तो इसे लिख दिया। फिर देखा x कितने हैं, तो 12 हैं और 2 हैं। कितने हो गए कुल मिला के, 14 हो गए। और यहाँ अकेला क्या बच गया, 8। इसे भी रख दो बराबर 0। तो बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर 3 है, 2 नहीं है। और भाई हमें तो 2 चाहिए, 2 होंगे तभी होगा द्विघात, और कोई कंडीशन है ही नहीं। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर अगला भी है, मैं इसको भी कर देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करें, केवल पढ़कर ना छोड़ें, पढ़ें और फिर अपने आप अपना कॉपी पेन उठाएं और शुरू हो जाएं। इसकी होल क्यूब करेंगे, x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर। एक सूत्र देखो, जहाँ प्लस है यदि माइनस कर दिया जाए तब क्या बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनता है ना। तो जहाँ प्लस होगा वहाँ सारे प्लस होते हैं, जहाँ माइनस होगा वहाँ 2 माइनस होते हैं, बाकी 2 प्लस होते हैं। इन सूत्रों को याद जरूर रखें। अगर ये सूत्र याद होंगे, नहीं होंगे तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं बता पाओगे आप। चलिए और करते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इन सबको इधर लाएंगे। अब माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8। फिर 3 दूनी 6, ये भी प्लस, और 2 दूनी 4 थे 12,
ये माइनस का, ये माइनस से प्लस कटा। अब देखो दो घात वाले हैं कुछ, 6 में से 4 गए, 2 बचे। फिर x माइनस का 1 है, माइनस के 12 हैं, तो भाई माइनस के 13 आ गए। इन्हें जोड़ना जानते होंगे, जहाँ x हो उसे 1x कहते हैं, और जहाँ जो भी है वो उसी हिसाब से मानेंगे। -12 है, ये -1 है, तो माइनस के 13 हो गए। फिर प्लस के 1 और 8 9 हो गए, बराबर में बचा 0। तो बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो बोलो हाँ है, ये है द्विघात समीकरण। तो जो है उसे बोलो हाँ, जो नहीं है उसे बोलो नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आप एक वाक्य लिख सकते हैं। समझ में आया होगा? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें तीन या 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं इसमें। तो इसने ये कहा है कि इनके द्विघात समीकरण बनाइए, बस द्विघात समीकरण को बनाना है, हमें हल नहीं करना इसको। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, क्या मानेंगे? लंबाई और चौड़ाई। तो हम लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं मानेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का चैप्टर है। 2 चरों वाले को भूल जाओ फिलहाल। 2 चरों वाले में तो हम सीधा मान लेते हैं लंबाई x और चौड़ाई y, लेकिन यहाँ हमें केवल एक ही चर पद को मानना है। कोई भी चर पद हम ले सकते हैं सभी अल्फ़ाबेट्स में से, तो हम यहाँ मान लेंगे। देखो इस हिसाब से मानना पड़ेगा। इस लाइन पे जाइए, इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें चौड़ाई मानना चाहिए। माना भूखंड जो कि आयताकार है की चौड़ाई x मान लेनी चाहिए। x मीटर, चूंकि मीटर में दिया है तो मीटर में मान लेना चाहिए। तो भूखंड की लंबाई, देखो लंबाई क्या बन जाएगी यहाँ, ये लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो पहले तो इस चौड़ाई का 2 गुना करो, फिर 1 अधिक मतलब 1 और जोड़ो। अब जो आया वो बन गई लंबाई। समझ में आया? दोबारा समझिए कि लंबाई चौड़ाई के दुगने कर दी, दुगनी चौड़ाई का दुगना कर दिया। 1 अधिक तो 1 और जोड़ दिया, कम कहता तो माइनस करते। भूखंड का क्षेत्रफल हमें निकाल लेना चाहिए। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है कितनी? तो यह है 2x + 1, चौड़ाई है x, और अब इसकी मल्टीपल कर दीजिए। x की 2x में, 2x², 1 की भी x में, तो ये आ गया इतने वर्ग मीटर। लेकिन इसने क्षेत्रफल तो दिया भी है। क्या दिया है? इसने 528 दिया है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, तो इसकी जगह पे इधर एक साइड में इसे लिख दो, क्योंकि ये भी तो है भूखंड का क्षेत्रफल, ये भी भूखंड का क्षेत्रफल है। तो दोनों इक्वल रखे जाएंगे, और जब हम बराबर में 0 लाना चाहेंगे तब ये जो 528 है वो इधर आ जाएगा। तो 2x² + x और -528 बन जाएगा, और बराबर में हम क्या छोड़ देंगे? 0, क्योंकि बराबर में जब कुछ नहीं बचा तब हम 0 को छोड़ देते हैं। वैसे तो 0 की वैल्यू भी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है पूरे नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन पर, ठीक है, ये बीच में होती है। ये हमारा उत्तर आ गया।
अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम की भी 4 वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसको यहीं छोड़ देना है बस, इससे ज़्यादा करना नहीं है, हमें समीकरण चाहिए और द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर ली, बस हो गया काम। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पूर्णांक मानने पड़ेंगे। मान लीजिए, माना पहला धनात्मक की बात कर रहा है ये, तो धनात्मक ही मानना है, धनात्मक पूर्णांक x माना। फिर क्रमागत कह रहा है, क्रमागत अगला कहो या दूसरा कहो, दोनों बात है। पूर्णांक क्या बन जाएगा, इससे जस्ट अगले वाला x + 1, क्योंकि इससे जस्ट अगले वाला 1 इसमें जुड़ जाएगा। और फिर क्या कहा इसने कि उनका गुणनफल, अब गुणनफल ज्ञात कर दो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न की बात हमें माननी पड़ेगी। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल बराबर है कितना, 306। गुणा कर देंगे, x की x² हो जाएगी और x की 1 में x हो जाएगी, बराबर में 306 बचा। अब क्या करेंगे, अब करना वही है कि बराबर में छोड़ दो 0 और इसको उठा के ले जाओ इधर, ये बीच वाली 0 मत छोड़ देना, कभी 36 को उधर ले जाओ, है ना, ऐसा मत करना। -306 पूरा चला जाएगा और 0 इधर रह जाएगी। ये बन गया ये दूसरा आंसर। इससे ज़्यादा हल नहीं करना, बस समीकरण बनानी है, छोड़ देनी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब जिसकी आयु पूछी है उसे मान लेना चाहिए। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यदि रोहन की x है तब रोहन की माँ की कितनी होगी, माँ की आयु, वो भी कैसी, वर्तमान। 26 साल बड़ी है तो x + 26 हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। अब प्रश्नानुसार जो ये कह रहा है, इस प्रश्नानुसार को हम समझेंगे, एक लाइन में समझ जाएंगे। देखो कैसे, इसने क्या बोला है, इसने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कब का, अब से 3 वर्ष पश्चात। देखो फिलहाल की बात करते हैं, फिलहाल x है और x + 26 है, दोनों की, रोहन की भी और उसकी माँ की भी। तो इनकी गुणा करनी है हमें, ठीक है, समझ रहे हो। और गुणा करने के बाद कितना आएगा, 360। देखो पूरा नहीं किया अभी, देखो ध्यान से समझिए। वर्तमान है x और x + 26, लेकिन बोल रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का तो मतलब ये हुआ कि 3 साल ही तो 3 इसमें रोहन में जुड़ जाएगा और इसकी माँ में भी 3 साल जुड़ जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक छोड़ दिया 3 जोड़े बिना, तब सवाल ये गलत हो जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे, x + 3 और भाई x + 29 बराबर में 360। इसकी मल्टीपल कर दो, x की x में कर दीजिए x², 29 में कर दीजिए 29x, 3 में x की गुणा, और 29 × 87 होते हैं, बराबर 360। अब क्या करना है, अब और सरल कर दो बस। अब क्या करना, 29 × 3 = 32x + 87 और 360 को भी उधर लाओ, बराबर में बचा 0। अब क्या आया, x² + 32x, और इसमें से इसे घटा के लिख दो, माइनस में आएगा 273, बराबर में बचेगा 0।
और ये जो आया है ये आ गया आपका आंसर। बस इससे ज़्यादा ये नहीं करना है। ओके, समझ में आया होगा, बहुत आसान है। बस इस लाइन पे फोकस कीजिए, इस लाइन को ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम बढ़ाएंगे ये 8 बढ़ाना नहीं, कम करना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो कम करने पर देखो, कम करने पर ये कहोगी चाल, कम करने पर चाल, ठीक है ना, कितनी x माइनस 8 हो जाएगी। अब दो चाल बनी, एक तो x और एक x माइनस 8। दूरी 480 ही तय करनी है। दूरी कितनी तय करनी है भाई? 480 किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार हम इस बात को लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे, ये चीज़ समझने वाली है कि कैसे लिखें। 480 किलोमीटर की दूरी यदि x चाल से की जाए तय, तो समय कितना लगा? समय लगा 480 बटे x। और यही दूरी यदि x माइनस 8 से चली जाए तो समय कितना लगेगा? जब चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? अब ये समझ लो कि 4 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक है। ये समय कितना है? ज़्यादा है। ये समय कम है। इक्वल करना है तो क्यों ना हम 3 घंटे इसमें जोड़ दें, हो गया काम। एक तो है ये तरीका। एक दूसरा ये तरीका है कि जब ये ज़्यादा समय है तो इसमें से सीधा इसको घटा लो। देखो, या तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो मैं अगली लाइन लिखूँगा तो एक लाइन की बचत हो जाएगी, ऐसे। देखो कितना अंतर, 3 घंटे। ये जो समय लगा ये अधिक समय है, क्योंकि चाल कम होने पर समय ज़्यादा लगेगा, और जब चाल x थी तो कम लगा। इन दोनों का अंतर है 3। बस ये चीज़ समझ लो, ये समीकरण बन जाएगी। 480 ले लो कॉमन, बचा 1 बटे x माइनस 8 और माइनस के 1 बटे x, और यहाँ बचे 3, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें प्लेस चाहिए। चलिए, प्लेस भी बन गया। 480 हम 3 के नीचे ले जाएंगे और इसे हम इधर सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 8 और x इसका लघुत्तम आ जाएगा। x की 1 में मल्टीपल माइनस x माइनस 8 की 1 में, तब ये प्लस हो जाएगा। देखो मैं एक बार में ही ब्रैकेट भी हटा रहा हूँ, जबकि ब्रैकेट लगना चाहिए था। तो उस ब्रैकेट से माइनस वाला जो इसमें मल्टीपल माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा। x से x कटा, क्या बचा? ये नीचे वाला बचा और ये बचा। इसे भी काटो, 3 एकम 3, 6 के 18, 160। इसकी गुणा 8 में और इसकी यहाँ, x इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर 160 की किस में? 8 में। तो 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128 होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 को भी इसके पास भेज दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 और बराबर में बचा 0। बस यही है अवस्था जो उसे चाहिए, इससे ज़्यादा हमसे उसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया है, इस एक्सरसाइज को। इसमें इतना ही था, और एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक खंड कोई भी अगर आ जाए तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको पसंद आती है वीडियो तो इसको लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें और दोस्तों को, साथियों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।